हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने पहला डिसऑर्डर कवर कर लिया था विच वाज लैंग्वेज डिसऑर्डर। और आज हम उसका सेकंड डिसऑर्डर कवर करेंगे विच इज़ स्पीच साउंड डिसऑर्डर। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को बोलने के साउंड्स को ठीक तरह से प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है। यानी उसकी जो स्पीच की क्लियरिटी है कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या वोकेबलरी है नेसेसरीली इफ़ेक्ट नहीं होती। यानी इस डिसऑर्डर में मोस्टली जो मसला होता है वो साउंड प्रोडक्शन में होता है। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया की बात करें, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो कहता है कि persistent difficulty with speech sound production that interferes with speech intelligibility or prevents verbal communication of messages। यानी इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे को बोलने के साउंड्स को ठीक तरीके से प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये प्रॉब्लम रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। लोग उसकी बात को क्लियरली समझ नहीं पाते, स्पीच की जो समझ है वो रुकावट बन जाती है कम्युनिकेट करने में। सपोज़ अगर ऐसा बच्चा आर को डब्ल्यू प्रोनाउंस करता है, जैसे रैबिट को वैबिट, या कुछ साउंड्स छोटे देता है, कुछ बड़े देता है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, जैसे स्कूल को कूल। सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि द डिस्टर्बेंस काजेस लिमिटेशंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इंटरफेयर्स विद सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट्स और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इंडिविजुअली और इन एनी कम्बाइनेशन। यानी ये जो इश्यूज़ होते हैं ये इतने गहरे हो जाते हैं कि बच्चे की जो स्कूल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, स्कूल परफॉर्मेंस है या फ्यूचर वर्क की एबिलिटी है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बात करते हुए घबराता है, क्लास में जवाब नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, दूसरों को उसकी बात समझ नहीं आती, या फिर अगर स्कूल की बात करें तो टीचर्स को उसकी बात समझ नहीं आती या वो समझ नहीं पाती, या दूसरे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। सी क्राइटेरिया कहता है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। अगेन, जो मैंने आप लोगों को लास्ट डिसऑर्डर में भी बताया था कि इस कैटेगरी के जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनका जो ऑनसेट होगा वो हमेशा जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड होगा। ये प्रॉब्लम बचपन से ही स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली नोटिसेबल होती है जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। मतलब होती बचपन से है, लेकिन बहुत मर्तबा नोट करते हुए या इसकी आइडेंटिफिकेशन में, इसके डायग्नोसिस में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। डी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफिकल्टीज आर नॉट attributed to the congenital or acquired conditions such as cerebral palsy, cleft palate, deafness or hearing loss, traumatic brain injury or other medical or neurological conditions। यानी ये प्रॉब्लम किसी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये क्लेफ्ट पैलेट या सेरिब्रल पाल्सी की वजह से होनी। अच्छा, सेरिब्रल पाल्सी क्या है? सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन मसल्स को सही तरह से सिग्नल नहीं भेज पाता। ये अक्सर बर्थ से पहले यानी प्री नेटल स्टेज पर या फिर बर्थ के दौरान होता है, और इसमें मूवमेंट, बैलेंस या बॉडी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चे को, और इस कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। और दूसरी होती है क्लेफ्ट पैलेट। जब बच्चे का जो माउथ का जो रूफ होता है वो फुली तरह से क्लोज़ नहीं हो पाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ एक गैप या ओपनिंग होती है जिसकी वजह से खाने, बोलने या कभी कभी सुनने में प्रॉब्लम हो सकती। तो ये इसकी वजह से भी नहीं होना चाहिए, ना फिर किसी हेयरिंग लॉस की वजह से या किसी क्लियर ना बोलने की वजह से। तो ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर नहीं हो सकता इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हो। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो ये डिसऑर्डर 8% से लेकर 9% बच्चों में पाया जाता है, और बॉयज़ में गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा कॉमन देखा गया है। और ये कॉमन और मैनेजेबल इशू है, लेकिन अगर टाइम पे ट्रीट किया जाए या टाइम पे मैनेज करने की कोशिश की जाए तो एकेडमिक और सोशल लाइफ दोनों पर असर बहुत कम डलता है। लेकिन इन केस अगर बहुत डिले डायग्नोसिस होता है तो उसमें इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें यानी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो पहला इशू आता है फैमिली हिस्ट्री का। अगर घर में किसी और को चाइल्डहुड स्पीच इशूज़ रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, और ऐसे बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड कॉज आ जाता है ओरल मोटर प्रॉब्लम्स। जब टंग और लिप्स या जॉ की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी हो, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है या ये इसका कॉज हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे माइल्ड सेरिब्रल पाल्सी या अदर ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं इसका। लास्ट पे आ जाता है लैक ऑफ स्टिमुलेशन। जब बचपन में बच्चे को बोलने, सुनने या इंटरेक्ट करने का प्रॉपर टाइम ना मिला हो।
अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें यानी ऐसे डिसऑर्डर्स की बात करें जिनसे इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है बिफोर प्रेजेंटिंग एनी डायग्नोसिस, क्योंकि ऐसी कंडीशंस इस डिसऑर्डर से मिलती जुलती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है नॉर्मल स्पीच वेरिएशन। बच्चों का स्पीच डेवलपमेंट एक फ़िक्स टाइम टेबल फॉलो नहीं करता। हर बच्चा अपने पेस में वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखता है। सपोज़ कोई बच्चा 2 साल में पूरी तरह से सेंटेंसेस बोल पाता है, कोई 3 साल में, तो इसका मतलब हमेशा डिसऑर्डर नहीं होता। कभी भी अगर स्पीच डिले है तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होती अनटिल अनलेस के सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा हो। कभी कभी ये नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकती है। सेकंड, हेयरिंग लॉस आ जाता है, यानी कि अगर बच्चा क्लियरली सुन नहीं पा रहा तो वो नेचुरली साउंड्स को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या उसको साउंड प्रोड्यूस करने में मुश्किल हो सकती है, स्पीच अनक्लियर हो सकता है और सर्टन साउंड्स मिसिंग हो सकते हैं। तो अगर हाई पिच्ड साउंड्स सुनाई नहीं देते तो एस और एफ जैसे वर्ड्स मिस हो जाते हैं, जो कि इसके हेयरिंग लॉस के अंडर आता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। जब माउथ या पैलेट की स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाता है जैसे क्लेफ्ट पैलेट, तो एयर फ्लो और आर्टिकुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वजह से स्पीच अनक्लियर होती है, चाहे बच्चे का जो ब्रेन है वो स्पीच सही तरह से प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म। ये एक एंजाइटी बेस्ड कंडीशन है। बच्चा नॉर्मल स्पीच एबिलिटी रखता है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस जैसे स्कूल या स्ट्रेंजर्स के सामने बिल्कुल चुप हो जाता है। और ऐसे बच्चे घर पर फ्रीली बोलते हैं लेकिन क्लास में टीचर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, या ये स्पीच प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि इसको इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं। और यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का सेकंड डिसऑर्डर जो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर वो ख़त्म होता है। और आप लोगों को कोई भी बात अगर सही तरह से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।